अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब पोएट मेस्मराइज तो है, वॉइस बहुत मेलोडियस है, बट अब वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा कि लड़की गा क्या रही है? क्या मुझे कोई सॉन्ग की थीम से इंट्रोड्यूस करेगा? मुझे उस सॉन्ग की थीम के बारे में कोई बताएगा कि वो क्या गाना चाह रही है, क्या गा रही है? अब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि पोएट को वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं, बट जो मेलोडियस वॉइस है वो उनके कानों को इतनी अच्छी लगती है कि वो उसी से मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। एंड क्योंकि वो जो सॉलिटरी रीपर है वो वहाँ की, जिस एरिया में विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में गा रही है जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ परिचित नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कंफ्यूज्ड है कि ये लड़की क्या गा रही है, किस बारे में गा रही है, और इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा कि लड़की किस बारे में गा रही है, क्या गाना गा रही है? वो लोगों से पूछते हैं। फिर वो कहते हैं परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो। अब वो क्या कह रहे हैं कि शायद ये लड़की किसी, क्योंकि यहां हम क्या देखते हैं कि वो किसके बारे में गा रही है, एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन। मेलनकली स्ट्रेन यानी कि वो अपनी किसी सैडनेस को, किसी हार्ड फीलिंग को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी हार्ड फीलिंग को बताने की कोशिश कर रही है। तो पोएट अब गेस करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा ये लड़की किस चीज के बारे में गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि शायद इस बारे में गा रही हो, इस बारे में गा रही हो, इस बारे में गा रही हो, बट वो कंफ्यूज है कि वो किसके बारे में गा रही है। और अब वो गेस करेंगे, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। पोएट कहते हैं कि शायद वो अपना किसी ट्रेजेडी के बारे में बता रही है जो उसके साथ पास्ट में हुई थी। शायद वो एक ट्रेजेडी बताना चाह रही है, क्योंकि और यहां भी देखते हैं हम कि उसके इमोशंस उसकी वॉइस साउंड के थ्रू ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि शायद वो किसी पुरानी ट्रेजेडी के बारे में बता रही है, हमें बताने की कोशिश कर रही है जो कि उसकी लाइफ में हुई थी और उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। ये पोएट कहते हैं कि शायद वो उसके बारे में बता रही है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि पोएट समझते हैं कि शायद एक कोई ओल्ड ट्रेजेडी के बारे में, अनहैप्पी, या फिर अपनी लाइफ में जो कुछ उसके साथ बुरा हुआ हो जिससे उसे दुख पहुंचा हो, या फिर उसने किसी को दुख पहुंचाया हो, या किसी ने उसको दुख पहुंचाया हो, शायद वो इंसिडेंट शेयर कर रही है। तो वो गेस कर रहे हैं फार ऑफ थिंग्स, या फिर कोई बहुत ही पुरानी बात वो शेयर कर रही है, लेकिन कुछ बता बुरा ही रही है, कुछ सैडनेस के बारे में ही बता रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और शायद वो किसी बैटल के बारे में गा रही है जो कि बहुत पुराना युद्ध हुआ था, कोई वॉर हुआ था, शायद वो उसके बारे में बता रही है। एंड शायद उस बैटल में उसने किसी अपनी करीबी को खोया था, उसने किसी बहुत जो उसका क्लोज था उसको लूज किया था, और इसलिए वो परेशान है, वो दुखी है, और वो उस गाने के थ्रू बताने की कोशिश कर रही है। पता हमें भी नहीं है, पता पोएट को भी नहीं है, बस वो वाइल्ड गेसेस कर रहे हैं। ये था आपका एक और पैराग्राफ, बट इसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। फिर और वो डिस्कस करते हैं, और इज इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे। फिर पोएट कहते हैं और हो सकता है वो किसी ऑर्डिनरी चीज के बारे में बताना चाह रही हो, कोई दुख ना बता रही हो, ऐसी कोई नॉर्मल चीज जो उसके साथ हुई हो उसके बारे में बता रही हो। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई पारिवारिक बात हुई होगी, किसी से कोई नॉर्मल सा छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, शायद उसके बारे में बता रही हो, कोई वो अपना इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रही हो। तो पता नहीं है पोएट को, बस वो वाइल्ड गेसेस कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद कोई बहुत सैड ट्रेजेडी है, या फिर कोई ऑर्डिनरी थिंग भी हो सकती है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, कोई जो नेचुरल चीज सॉरो होगा, कोई नेचुरल गम होगा उनकी लाइफ में, किसी चीज को लूज करना, या फिर किसी चीज का दर्द होना, हो सकता है तबीयत खराब हो, डिजीज हो, कोई कैलामिटी आ गया हो, या नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, उसके बारे में डिस्कस कर रही हो। तो वो वाइल्ड गेसेस करते हैं अलग अलग। पहले तो सोचते हैं कि बहुत ही बुरी कोई पास्ट ट्रेजेडी के बारे में, फिर सोचते हैं शायद अभी कोई नॉर्मल चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। फिर वो कहती है, फिर वो पोएट कहते हैं कि शायद किसी बैटल के बारे में बता रही है जिसमें उसने किसी अपने पर्सनल को, अपने बहुत क्लोज को लूज किया था। फिर कहते हैं कि शायद वो किसी दुख के बारे में बता रही है, किसी पेन के बारे में, कोई डिजीज के बारे में, कोई नेचुरल डिजास्टर के बारे में जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो उसके साथ हुआ हो और शायद दोबारे भी हो सकता है, इसलिए वो लोगों को बता रही है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ और दोबारे हो सकता है। तो अपने गाने से कोई मैसेज तो नहीं देना चाह रही, अपने गाने के थ्रू कहीं वो हेल्प तो नहीं मांग रही, क्योंकि वो अकेली है,
उसके पास कोई है नहीं, तो वो प्रेयर कर रही हो सकता है भगवान से। तो पोएट गेस कर रहे हैं कि वो क्या किस चीज़ के बारे में कह रही है, और वो और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है वो किस चीज़ के बारे में बताना चाह रही है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, और वो वाइल्ड गेसेस करते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में भी कोई पोएटिक डिवाइस नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं हम, वट एवर द थीम द मेडन sang। तो जब वो वाइल्ड गेसेस करने लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं छोड़ो, वो गैस करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कोई भी थीम हो जिसके बारे में वो लड़की गाना गा रही हो, मुझे मतलब नहीं है। वट एवर द थीम द मेडन sang, मुझे कोई मतलब नहीं है वो लड़की किस बारे में गा रही है ना, किस रीजन से गा रही है, क्या गा रही है, मुझे नहीं मतलब है उससे। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, वो बस क्या चाहते हैं, एक चीज़ चाहते हैं, उन्हें थीम से मतलब नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि इस लड़की का गाना बंद ना हो, क्योंकि जब उसका गाना बंद होगा तो पोएट जो वो वॉइस उनके कानों में पड़ रही थी, वो वॉइस जो कंटिन्यूअसली उनको एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जा रही थी, इस वॉइस को सुन के वो खो चुके थे, डूब चुके थे, एक अलग ही दुनिया में जा चुके थे। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये वॉइस ख़त्म हो, ये गाना ख़त्म हो। उनकी एक ही ड्रीम है कि ये गाना ना बंद हो, ये मेलोडियस वॉइस मेरे कानों में पड़नी ना बंद हो, नहीं तो जिस फीलिंग को, जो फील मेरे अंदर अभी है, वो टूट जाएगी। हमारे साथ भी होता है ना कि जब हम बहुत अच्छा टाइम हमारा चल रहा हो, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ हों, या कोई बहुत अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में हुई, हमने कुछ अचीव किया हो, तो वो जो फीलिंग होती है, जो हैप्पीनेस उस मोमेंट पर अगर होती है, हम नहीं चाहते ये कभी जाए। हम चाहते हैं हम हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, कुछ ना कुछ अचीव करते रहें, क्योंकि हम बहुत एनलाइटेंड होते हैं अंदर से। ऐसे ही इस वक्त पोएट हैं, इसलिए वो कहते हैं मेरी बस एक ही ड्रीम है कि ये लड़की का गाना बंद ना हो, चाहे कुछ हो जाए। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी कि वो कहते हैं कि मैंने उस लड़की को सुना है गाना गाते हुए, और मैं चाहता हूँ उसका गाना कंटिन्यू रहे। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल यानी कि जिससे वो क्रॉप्स को काट रही है, कल्टीवेट कर रही है, वो उसके ऊपर झुक के गाना गा रही है। वो कहते हैं कि बस ये मोमेंट ना टूटे, ये चलता रहे, ये मोमेंट मैं हर समय फील करता रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं मेस्मराइज्ड रहूँ, मैं इलेटेड रहूँ, ये पोएट चाहते हैं। ये जो पैराग्राफ था, इसमें पोएटिक डिवाइस जो द थीम आया, ये दोबारा से ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों टी से शुरू हो रहे हैं, तो टी तो ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एक। अभी हम और देखेंगे जब इसको नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट किया जाएगा, तो एक और पोएटिक डिवाइस अकर होगी इसमें। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी कि वो उस लड़की एक उस सिकल के ऊपर, यानी कि उस टूल से जिससे वो कल्टीवेट कर रही है, वो उसके ऊपर झुक के गाना गा रही है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, और पोएट बस उसका गाना सुन रहे हैं, वो वहाँ खड़े हुए उसका गाना सुन रहे हैं, एकदम मोशनलेस है, बिल्कुल नहीं हिल रहे, क्योंकि लगता है शायद ज़रा सा मूवमेंट उस लड़की को डिस्टर्ब कर देगा और वो गाना बंद ना कर दे, तो वो वहाँ खड़े हो गए, स्टिल खड़े हैं, मोशनलेस खड़े हैं, ज़रा सा नहीं हिल रहे, और टोटली इलेटेड है, हैप्पी हैं, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब वो लड़की अपना गाना कंटिन्यू रखती है, पोएट बहुत टाइम तक मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, तो फाइनली पोएट डिसाइड करते हैं कि वो चलेंगे, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाते वो जिस रास्ते से लड़की गाना गाती है, बल्कि डिफरेंट रूट से जाते हैं, और वो अब एक हिल के ऊपर चढ़ गए हैं, अपने जिस काम से निकले थे उस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जैसे जैसे वो हिल पे चढ़ते जा रहे हैं, वो म्यूजिक, भले ही वो लड़की से वो काफ़ी दूर जा चुके हैं, उस लड़की की उनको आवाज़ नहीं आ रही है, बट वो म्यूजिक इतना मेलोडियस था कि वो पोएट कहते हैं कि अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, अभी भी ऐसा लगता है कि वो लड़की गा रही है, अभी भी मैं आया नहीं हूँ इस वर्ल्ड में वापस, मैं टोटली हैप्पी हूँ, मैं इलेटेड हूँ, मेरे अंदर एक डिफरेंट फील है, ये पोएट कहते हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आर बोर, वो जो म्यूजिक है वो मेरे दिल में बस चुका है, वो नहीं निकलेगा, उसे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने इतनी मेलोडियस वॉइस आज तक नहीं सुनी, मैं इतना मेस्मराइज्ड कभी नहीं हुआ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और फाइनली जब बहुत देर हो जाती है, जब वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो काफ़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होने के बाद, फाइनली वो आवाज़ उनके कानों में गूंजनी बंद करती है, नहीं तो वो आवाज़ गूंजती रहती है, वो आवाज़ बजती रहती है, और वो बहुत हैप्पी रहते हैं उस वॉइस से। पोएट चाहते नहीं थे कि वॉइस कभी ख़त्म हो, बट ऐसा नहीं हो सकता था, या तो वो लड़की चुप हो जाती, नहीं तो पोएट को कभी ना कभी तो जाना ही था। फाइनली वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और फिर
बहुत टाइम बाद जाके उनके दिमाग से वो गाना निकलता है, वो उस गाने को भूल पाते हैं। ये थी आपकी पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पैराग्राफ था इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी काफ़ी लोडेड पैराग्राफ था एंड हमने देखा कि थ्रू आउट द पोएम कितनी सारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं। तो ये जो लाइन है ना, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, इसमें इन्वर्जन है। ये जो लाइन है एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी कि लिखना क्या मतलब क्या है कि वो बेंड हुई थी सिकल के ऊपर, लेकिन उल्टी लिखी गई है ना लाइन, तो इसलिए जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इन्वर्जन। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इन्वर्जन। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, ये भी इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। जो ये वाली लाइन है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, ये भी इन्वर्जन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो म्यूजिक वो अपने दिल में बसा चुके थे, वो उनके दिल में बस चुका था वो म्यूजिक, पर ये लाइन उल्टी लिखी गई है राइम करने के लिए, इसलिए इस लाइन में भी हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन है। तो ये लाइन भी इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। अब ये जो लाइन है आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, इसमें एक डिफरेंट पोएटिक डिवाइस है जो अभी तक पोएम में नहीं आई, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये वाली लाइन और जो म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, इसमें दोनों में इन्वर्जन था। ये जो लाइन है आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, इसमें ये जो दो वर्ड्स है ना मोशनलेस और स्टिल, इन दोनों का मतलब सेम है। मोशनलेस का मतलब भी आप ना हिले, स्टिल का मतलब भी आप स्टैचू की तरह बने रहें। तो जब ऐसी लाइन हो जिनमें दो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो वो अकर हो रहे हो, तो उस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस एग्जिस्ट करती है उसको टॉटोलॉजी कहा जाता है। तो इन दो वर्ड्स की वजह से जो इस लाइन में पोएटिक डिवाइस एग्जिस्ट कर रही है वो है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी यानी कि वो पोएटिक डिवाइस कब एग्जिस्ट करती है, जब एक लाइन में दो वर्ड जिनका मतलब सेम हो। ठीक है, मोशनलेस का भी क्या मतलब है, हिला डुलानी, कोई मूवमेंट नहीं है। स्टिल का मतलब भी हिला डुलानी, कोई मूवमेंट नहीं है। दोनों का मतलब सेम है बट अकर कर रहे हैं ना, राइम भी कर रहे हैं। ऐसा जब होता है तो जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है उसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में जो पोएटिक डिवाइस थी वो थी ओवर द सिकल बेंडिंग, इन्वर्जन, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, इन्वर्जन, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, टॉटोलॉजी। तो ये जो नई पोएटिक डिवाइस इसमें आई ये थी टॉटोलॉजी। तो हमने पढ़ी पोयम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लैंग्वेज टफ थी, लैंग्वेज हार्ड थी, बट मीनिंग बहुत प्यारा था। एंड ये भी देख सकते हैं कि पोएट ने कितना डीप जाके ये पोयम लिखी है, कितना डीप जाके इसके चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, कितना वो खो गए होंगे उसके गाने में, तभी तो वो चीज़ें हमें बता पाए हैं, तभी तो वो चीज़ें हमारे सामने रियलिटी में रख पाए हैं। ये हमें पता चलता है जब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको पोयम समझ आई होगी एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी ना कभी ऐसा गाना सुने जो आपको कंप्लीटली मेस्मराइज्ड कर दे। ऑल्दो हम सुनते हैं, बहुत सारे गाने होते हैं जो बस जाते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि जो हम गाना सुनते हैं वो हम टीवी से तो हटा देते हैं बट वो हमारे कान में बजता रहता है, दिमाग में बजता रहता है और मुंह पे भी वही गाना चढ़ा रहता है। हम गाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। यानी कि जो एक्सपीरियंस है बड़ा रियल है। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है लेकिन हम उसको फील नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ठीक है चढ़ा हुआ है, हमें समझ नहीं आता हम कर रहे हैं, जबकि हम रियलिटी में कर रहे होते हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है, ऐसा ही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ था। तो जब अगली बार ऐसी फीलिंग आए तो उसको ध्यान दें एंड समझें कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ था, और कोशिश करें कि कुछ लिख पाए तो ज़रूर लिखें उस सिचुएशन के बारे में। हो सकता है आपकी पोएम भी इतनी फेमस हो जाए जितनी विलियम वर्ड्सवर्थ की हुई थी। तो ये थी आपकी पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। उम्मीद है आपको समझ आएगी।